मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी कि भारत में कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 से 1905 तक उदारवादी युग माना जाता है। उसके बाद 1905 के बाद उग्रवादी राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। उग्रवादी राष्ट्रवाद की शुरुआत किन कारणों से हुई, वो कौन कौन से कारण हैं जिन्होंने इसके उदय में योगदान दिया, आज के लेक्चर में हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ। इसमें सबसे पहला हम जो लेंगे वो है 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता। देखिए, उदारवादी आंदोलन हुआ और उदारवादियों की जो अचीवमेंट मानी जाती है वो है एकमात्र 1892 का सुधार कानून। लेकिन ये कानून भी भारतीयों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। जो निर्वाचन की बात इसमें कही गई थी, एक तरीके से वो भी ऐसा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम निर्वाचन का अधिकार देंगे, लेकिन वास्तव में उन्होंने निर्वाचन ऐसा रखा कि सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक रखी और बहुत भारतीयों को न के बराबर निर्वाचन का अधिकार दिया गया। विधान परिषदों को लोकतांत्रिक बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों को बहुत ही कम कार्य और बहुत ही कम अधिकार दिए गए। तो कुल मिला के ये रहा कि 1892 के अधिनियम से जो उम्मीदें लगाकर भारतीय बैठे थे, उनको कुछ ऐसा नहीं मिला जो उन्हें सेटिस्फाई कर सके। और अब उन्हें ये लगने लगा कि संवैधानिक तरीक़ों से हमारी कुछ भी मांगें पूरी नहीं हो सकती। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें प्रार्थना के स्थान पर आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ेगा और क्रमिक परिवर्तन के बजाय हमें आधारभूत परिवर्तन पर बल देना होगा। दूसरा कारण रहा धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण। धार्मिक पुनरुत्थान, देखिए क्या था कि जो उदारवादी नेता थे उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है, क्योंकि वो पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे। लेकिन इसी समय हमने देखा कि कुछ भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए और इस धार्मिक पुनरुत्थान के कारण कांग्रेस में ही एक ऐसे वर्ग का भी जन्म हुआ जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरव से प्रभावित था, और उनका ये मानना था कि विदेशी शासन की समाप्ति ही भारत के हित में है। जैसे हम बात करें स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की बात की। इसी तरीके से अरविंद घोष, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये भी ऐसे नेता थे जो कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे। तिलक ने इसीलिए हिंदू उत्सव मनाने शुरू किए, शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव मनाने शुरू किए। अरविंद घोष जो थे उन्होंने भी हिंदू धर्म पर बल दिया। हिंदुत्व की बात अरविंद घोष ने भी की। तीसरा कारण है प्राकृतिक प्रकोप। देखिए, 1876 के बाद का जो समय है, 1876 से 1900 तक का समय जो है, इस समय क्या हुआ कि इस समय भारत में बहुत सारे लगभग 18 अकाल पड़े। सबसे भयंकर अकाल जो था वो था 1896-97 वाला। इस समय जो अकाल पड़ा वो बहुत अधिक भयंकर अकाल था। एक तरफ देश में अकाल पड़ रहा था और दूसरे तरफ इसी साल 1897 में ही महारानी विक्टोरिया की जयंती उत्सव मनाने के लिए दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। एक बहुत ही विशाल दरबार का आयोजन किया गया। तो देश में स्थिति ये थी कि एक तरफ अकाल है, जनता भूखों मर रही है, और दूसरी तरफ रानी विक्टोरिया का जयंती उत्सव दिल्ली में मनाया जा रहा था। तो जनता बड़ी इससे असंतोष जनता ने इस चीज़ से महसूस किया। दूसरा जो कारण था जिसकी बात हम करें, देखिए इसी समय क्या हुआ, एक तो अकाल चल रहा था,
इसी समय क्या हुआ कि बम्बई के दक्षिण भाग में प्लेग की बीमारी फैली और प्लेग को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कार्रवाई तो की, लेकिन बहुत ये अमानवीय और क्रूरतापूर्ण तरीके से प्लेग से निपटने की तैयारी सरकार ने की। प्लेग कमिश्नर था रैंड, और जो सेना थी, कहा जाता है कि उन्होंने जिन घरों में प्लेग के रोगी थे उनके मकानों को गिरा दिया, उनके बिस्तर कपड़े जला दिए और घरों में घुसकर लोगों को वो लोग घसीटने लगे, उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया जाता था। तो इस तरह का जो माहौल हो गया, इन सब के कारण जनता में बहुत अधिक रोष फैल गया। और इसीलिए आप देखिए कि जो प्लेग कमिश्नर था रैंड और जो उसका साथी था अयस्ट, उसकी बाद में गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। तो तीसरा कारण था प्राकृतिक प्रकोप। चौथा कारण हम लेते हैं आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष मीन्स कि ब्रिटिश सरकार ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, उन आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय लोग बहुत अधिक असंतुष्ट थे। ये तो हम शुरू से ही देख रहे हैं, लेकिन इसमें और नई चीज़ क्या आती है देखिए। इसमें एक नई चीज़ आई है 1894 में। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि 1894 में ब्रिटिश सरकार ने जो सामान आता था ब्रिटेन से, उस सामान पर उसने आयात कर समाप्त कर दिया। तो जब वो आयात कर समाप्त कर दिया तो विदेशों से जो सामान आ रहा था वो सस्ता हो गया, भारत का सामान कम बिकने लगा। और इसी समय फिर हमने शुरू किया स्वदेशी मूवमेंट, हमने शुरू किया। दूसरा रीज़न रहा कि ब्रिटिशर्स ने ये नीति अपनाई कि भारतीय जो शिक्षित भारतीय थे उनको भी ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, तो इससे जो शिक्षित भारतीय थे उनमें भी असंतोष बढ़ने लगा। नेक्स्ट कारण है भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार। देखिए, ये हम शुरू से देख रहे हैं कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे, और इसी दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया, भारतीयों को पीटा जाता था, कई भारतीय उस इंसिडेंट्स में मर भी जाते थे, तो भी अंग्रेजों को दंड नहीं दिया जाता था, बहुत मामूली सा दंड देकर उन्हें छोड़ दिया जाता था। और दूसरी तरफ मेन बात ये भी है कि जो न्यूज़पेपर्स होते थे, जो आंग्ल भारतीय समाचार पत्र थे, वो इस तरह के व्यवहार को प्रमोट करते थे। एक न्यूज़पेपर था, लाहौर से प्रकाशित होता था, द सिविल एंड मिलिट्री गज़ट। तो उस न्यूज़पेपर में भारतीयों के लिए बहुत अधिक गालियाँ लिखी जाती थी, बिलबिलाते बीए, वर्णशंकर बीए, गुलाम, कलंक की जाति। तो इस तरह के बहुत सारे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भारतीयों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। विदेशों में विशेष रूप से नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर जो भारतीय रह रहे थे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो भारतीयों को ये लगने लगा कि चूंकि वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, इसलिए उनके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। अगर वो ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाते हैं तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। देखिए, इस समय जैसा अभी हमने बात की कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होता है, भारतीय पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आते हैं, तो भारतीयों को विदेश में हो रही बहुत सारी घटनाओं की जानकारी मिलती है। जैसे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ब्रिटेन की जो क्रांति हुई, ब्रिटेन की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई वो क्रांति, और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, आयरलैंड का संघर्ष। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी भारतीयों को मिली और भारतीय इनसे भी बहुत अधिक मोटिवेटेड हुए स्वतंत्रता संघर्ष के लिए। नेक्स्ट है भारत के बाहर होने वाले परिवर्तन। देखिए, इस समय दो ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्होंने भारतीयों को बहुत अधिक इंस्पायर्ड किया। वो दो घटनाएं कौन सी थी? पहली घटना तो ये थी कि जो अबिसीनिया था, अफ्रीका का एक कंट्री है, उसने इटली को हरा दिया था। तो ये लगा कि अफ्रीका का एक छोटा सा देश अबिसीनिया, जिसने इटली को हरा दिया, 1896 में इनके बीच में युद्ध होता है, जिसमें कि तो ये लगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से अफ्रीकन कंट्री ने इटली जैसे यूरोप के देश को हरा दिया। तो भारतीयों को लगा कि वो भी अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं। दूसरी चीज़,
1900 अगर हम 1904 और 5 की बात करें तो यहाँ भी एक मेन इंसिडेंट घटित होती है। ये इंसिडेंट क्या है कि जापान ने रूस को पराजित किया। तो इन दोनों घटनाओं से ही भारतीय बहुत प्रमोट हुए, बहुत मोटिवेटेड हुए और उन्हें लगा कि वो भी अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं, ब्रिटिश जाति उनके लिए अपराज्य नहीं है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इनका नेतृत्व, इनकी लीडरशिप, ये 3 लीडर्स भारतीय जनता को मिलते हैं। और ये 3 जो लीडर्स थे, इनका मानना था कि ब्रिटिश शासन हमारा शत्रु है। तिलक ने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। लाला लाजपत राय ने भी कहा कि हमें भिक्षावृत्ति का मार्ग त्याग कर आंदोलन करना चाहिए। तो इस तरह इन तीनों नेताओं की लीडरशिप के कारण भी उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। देखिए लॉर्ड कर्जन का जो शासन रहा उसके दौरान लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे कि उग्र राष्ट्रवाद को बल मिला। अब वो कारण कौन से थे हम देखते हैं। सबसे पहला है उसमें कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1891। देखिए 1891 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता कॉरपोरेशन में भारतीयों की संख्या घटाकर आधी कर दी जाती है। दूसरा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम कर दिया जाता है। इसके बाद आता है 1904 का प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम। और इस अधिनियम द्वारा क्या होता है, इस अधिनियम द्वारा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को और अधिक सीमित कर दिया जाता है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण रहा वो था 1905 का बंगाल विभाजन। इसे हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने ये कहा कि हम ये विभाजन इसलिए कर रहे हैं कि बंगाल बहुत बड़ा है और बड़ा होने के कारण उसका एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं संभाल सकते, तो हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं प्रशासन की सुविधा के लिए। लेकिन वास्तव में इसको डिवाइड करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये था कि चूंकि उस समय बंगाल में राष्ट्रवाद की भावनाएं डेवलप हो रही थी, अंग्रेज ये चाह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम प्रांतीय आधार पर अगर हम डिवाइडेशन करेंगे तो हिंदू और मुसलमानों में फूट पड़ जाएगी। लेकिन हुआ इसका विपरीत। बंगाल विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। भारतीय जनता ने इसका बहुत विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप उल्टा इसका रिजल्ट निकला। बंगाल में राष्ट्रवाद की भावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई। बंगाल में एक मूवमेंट शुरू हो गया और धीरे धीरे ये मूवमेंट पूरे कंट्री में फैल गया। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ। ओके, थैंक यू।